Yes guys, good evening all of you. So today we continue with chapter 5 in maths, that is your introduction to Euclid's geometry. ठीक है, और आज हम पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेंगे, फिर ट्रू फॉल्स हो जाएगा और दो ही सम्स है यहाँ पे जो आपका ख़त्म हो जाएगा। देखो डेफिनेशन में सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है वो सुन लो। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी याद रखना, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो साथ साथ चलने वाली लाइन होती है ना, उसे पैरेलल लाइन कहा जाता है। वो कभी भी टकराते, जैसे आपने ट्रेन का ट्रैक देखा है, ठीक है, तो साथ में चलने वाली लाइन हमेशा पैरेलल कहलाती है। जैसे दो बंदे एक ही डायरेक्शन में साथ में चल रहे हैं, वो कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। चलते चलते कब टकराते हैं पता है? जब हम साथ में एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया ना, तो वो पैरेलल लाइंस नहीं कहलाती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। जैसे एक लाइन ये इस डायरेक्शन में, मैंने दूसरी लाइन हल्की सी भी ऐसे बना दी ना, तो ये पैरेलल नहीं है। आप बोलोगे सर ये कहाँ टकरा रही है? देखो लाइंस है ना, लाइंस की कभी भी सीमा नहीं होती, मतलब उसकी लिमिट नहीं होती। लाइन हमेशा लिमिटलेस है, मतलब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाल फिलहाल आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है टकराना, वो टकरा नहीं रहे। ध्यान देना, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। जो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जो टकराती हुई लाइंस है, ठीक है, उसको मैथ्स में बोला जाता है दे मीट ईच अदर। मीट भी बोल सकते हैं, मीट मतलब मिलना। मिलना कब होगा? बिना टकराने के तो मिलना होगा नहीं। यहाँ उसे कहा जाता है इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है, देखो आपको हाल फिलहाल ये दोनों लाइनें टकराती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने क्या बोला, लाइन की एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि लाइन का जो भी डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो उसका साइज उतना ही नहीं होता है, वो उस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली आगे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और इसको भी एक्सटेंड कर दूं, तो आगे चल के इन दोनों का टक्कर हो रहा है। लेकिन इन दोनों का तो टक्कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये जा रही है लाइन, उसी डायरेक्शन में ये जा रही है, तो ये आगे चल के भी टक्कर। तो जो लाइंस कभी भी टकराती नहीं है, द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, द लाइंस इन द सेम प्लेन, ये प्लेन है एक, जहाँ पे भी लाइन बन रहा है ना, इसको प्लेन बोला जाता है, ये प्लेन है, ठीक है। इफ द लाइंस इन द सेम प्लेन एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज लाइंस आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। समझ में आया? सेकेंड है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर मतलब लाइन टकरा रही है, लेकिन सिर्फ लाइन टकरा रही है वो परपेंडिकुलर नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं ये दोनों लाइनें टकरा रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। जो लाइन जिस पॉइंट पे टकराती है वो पॉइंट अगर 90 डिग्री का हुआ तो ही लाइन परपेंडिकुलर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे टकरा रही है और यहाँ पे अगर 90 का एंगल बन रहा है तो ये लाइन परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर लाइन में टकराना तो होता ही है, लेकिन एंगल 90 का बनेगा, ठीक है। एंगल हमेशा 90 का बनेगा, तो वो लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस हैं। और जो दो लाइनें अगर पैरेलल लाइंस है तो वो हमेशा स्ट्रेट होगी एक दूसरे को, वो कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है, उसे पैरेलल कहा जाता है। देन देयर इज अ लाइन सेगमेंट। नाउ सी, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। आपको पता है, देखो ये जब दो एरो आ जाते हैं तो ये लाइन होती है। एक ही एरो होता है किसी तरफ तो हो जाता है रे। अब रे ऐसे भी हो सकता है, 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 लेकिन एरो एक ही होना चाहिए। दोनों तरफ एरो है तो वो लाइन है, ठीक है। और दोनों तरफ अगर एरो नहीं है तो इसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। और इस चैप्टर के अंदर इसे टर्मिनेटेड लाइन भी कहा जाता है, जो खास आपको याद रखना है।
इस चैप्टर के अंदर इसे क्या कहा जाता है? टर्मिनेटेड लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, और हमेशा याद रखना लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। आपको दिख रहे हैं ना दो एंड पॉइंट, एरो नहीं है। देखो जब एरो नहीं है मतलब वो एंड पॉइंट है, और इसका नाम एंड पॉइंट END एंड क्यों रखा गया है? क्योंकि इससे आगे ये लाइन नहीं जाती है। दोनों तरफ क्या हो गया? फुल स्टॉप आ गया, आगे नहीं जाएगा। तो लाइन सेगमेंट जो है इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। रे में एक ही एंड पॉइंट होता है और लाइन के अंदर एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ रे होती है। समझ में आया? तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन्स नहीं भाई, टर्मिनेटेड लाइन, एक ही लाइन है। इसके बाद है आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है आप पहले प्रैक्टिकली देख लो। ये सर्कल है, मैंने आपको बोला था सर्कल को बनाने के लिए दो चीज़ें कंपलसरी चाहिए होती है, एक सेंटर और रेडियस। और रेडियस क्या होता है? पेंसिल और राउंडर के बीच का गैप, डिस्टेंस। ठीक है, अब प्रैक्टिकली समझो, ये आपका है सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। यहाँ पे राउंडर रखा जाता है और पेंसिल ऐसे घुमा दी जाएगी तो आपका सर्कल बन जाएगा। आपसे पूछा है रेडियस, रेडियस होता है ये देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, इसको रेडियस बोलते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी इनफाइनाइट रेडियस आते हैं। और एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस हैं सबका मेजरमेंट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 सब 3 हो जाए। तो आपका डेफिनेशन बन गया, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल या द लाइन सेगमेंट। देखो ये यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे सर्कल के ऊपर भी पॉइंट होता है, पता है बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सर्कल ऐसे ही नहीं बनता है। ठीक है, सर्कल के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल को पॉइंट ऑन द सर्कल के साथ ज्वाइन कर रही है, उस लाइन सेगमेंट को रेडियस कहा जाता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन कर रहा है ये लाइन सेगमेंट? सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। द लाइन सेगमेंट joining the center of the circle to the point on the, that is called a radius of a circle। क्योंकि रेडियस सर्कल के अलावा और कहीं नहीं होता है। अगर आप रेडियस और डायमीटर की बात कर रहे हो तो वो बिना सर्कल के नहीं बनता। समझ में आया? इसके बाद है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का आपका डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर क्या है? सबसे पहले स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? 9th में ज्योमेट्री में आपके पास अपने आप सारी चीज़ें आगे आएगी, डिटेल में आएगी। हाल फिलहाल आप याद रखो क्वा मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल मतलब साइड्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल खाली स्क्वायर नहीं होता है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर की खासियत क्या होती है? इसमें 4 साइड्स हैं। भाई आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड तो हो गई, हर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, इसमें भी 4 साइड होंगे। लेकिन इसकी और मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल 90 के होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल्स भी इक्वल हो, लेकिन वो 90 के होने चाहिए। दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल, यहां पे देखो ध्यान से, a quadrilateral having all 4 sides, ये इक्वल का मैंने साइन कर दिया, इसका इक्वल्स टू का साइन नहीं है लेकिन मैंने मार्क कर दिया, और चारों तरफ सेम मार्क है मतलब चारों इक्वल है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड all the 4 angles are of 90 degree, then this quadrilateral is square। समझ में आया? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें भी चारों एंगल 90 के होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड सेम नहीं होती। जैसे ये रूम को देख लो, ये ऑपोजिट साइड सेम है। ठीक है, तो ये क्या है?
ये जनरली रेक्टेंगल जैसा है, लेकिन एक्चुअली रूम होता है क्यूबॉइड, क्योंकि छत और पट कहाँ गया भाई, छत और पट कहाँ गया, ज़मीन कहाँ गई, वो भी तो है, तो एक्चुअली क्यूबॉइड होता है। लेकिन अगर चलो इन दोनों को छोड़ दो, हम बचपन वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाएं, तो आपको रूम क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, क्योंकि इसमें चारों साइड सेम नहीं है, ऑपोजिट साइड सेम है, लेकिन चारों एंगल 90 के, ठीक है। तो चारों एंगल 90 के हों और ऑपोजिट साइड सेम हो तो रेक्टेंगल, चारों साइड भी सेम है और चारों एंगल भी सेम है और वो 90 के हैं तो हो जाता है स्क्वायर। और ये सब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड हों, ट्राइएंगल जिसमें 3 एंगल हैं, 3 साइड्स हैं, इसलिए वो ट्राइंगल कहलाता है। तो आप बोलोगे सर क्वाड्रिएंगल क्यों नहीं कहलाता, फिर नाम दिए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है क्योंकि जिसके 4 साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल। तो आपकी 4 साइड तो हैं ही, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं होता है कि चारों साइड इक्वल होंगे सब में, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड है। लेकिन स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड सेम है और चारों एंगल भी सेम है, लेकिन हैं कितने के, 90। समझ में आया? तो ये हो गई आपकी डेफिनेशंस। अब हम करते हैं ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स में बोला गया है ओनली वन लाइन, सुन लो खाली, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से खाली एक ही लाइन पास होगा। इन्फिनिटली पहले आपको लिखना है, पहले आपको लिखना है फॉल्स, फिर आपको रीज़न देना है। यहाँ ध्यान दो, आपको रीज़न देना है इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास, इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज़ फॉल्स। सेकेंड है आपका देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये भी फॉल्स है। ये हमने लास्ट टाइम किया था ना शायद, हाँ ना? yes, जिनको मैंने करवाया था उनको सपना आया था क्या? तो बाकी के लोग जो ना बोल रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपके पास अगर 2 पॉइंट्स होंगी तो इस 2 पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है? नो, देयर इज़ अ यूनिक लाइन, मतलब देयर इज़ ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ही लाइन हमेशा 2 अलग अलग पॉइंट से पास होती है, लेकिन पॉइंट एक हो तो बहुत सारी लाइन्स होती है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। फिर बोला गया है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, ये ट्रू है पोस्टुलेट 2 के अकॉर्डिंग। टर्मिनेटेड लाइन मतलब आपका लाइन सेगमेंट जो है दैट कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, इसको ट्रू है अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 2। फिर बोला गया है इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। 2 सर्कल अगर सेम है, 2 अलग अलग सर्कल हैं, लेकिन अगर सेम है, सर्कल को हमने सेम बोल दिया तो रेडियस और ये सब तो सर्कल के पार्ट होते हैं। जब हमने बंदे को ही सही बोल दिया तो उसके पार्ट तो सेम ही होंगे ना। तो यहाँ पे 2 सर्कल अगर सेम है तो उनके रेडियस भी सेम होंगे, तो ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू कैसे है? देखो 2 सर्कल अगर सेम है, सबसे पहली बात कि सर्कल बनता रेडियस के बेस पे। अगर ये 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल है तो ये भी 2 सेंटीमीटर वाला होगा। ये 2 सेंटीमीटर क्या है पता है? रेडियस। रेडियस मतलब ये 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, सर्कल सेम है तो उनका रेडियस भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर सर्कल सेम है ना तो उनका सेंटर पॉइंट और उनके सरकमफ्रेंस सेम होंगे, ठीक है। तो इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर रख दिया जाएगा तो दोनों का रेडियस सेम ही होगा, ठीक है। तो आपको रीज़न क्या देना है? सबसे पहले ये ट्रू है। क्यों? आपको बोलना है इफ़ द सर्कल्स आर सेम देन देयर सेंटर्स एज वेल एज देयर सरकमफ्रेंस आर ऑल्सो सेम, एंड इफ़ द सेंटर्स एंड सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं? ये दिस इज अ सरकमफ्रेंस, इसका दूसरा नाम है लेंथ ऑफ द सर्कल। क्या? लेंथ ऑफ द सर्कल। और इसका तीसरा नाम है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। 3 नाम होते हैं, या सरकमफ्रेंस मैथ्स में जो बोलते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है? ये लेंथ ऑफ द सर्कल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। समझ में आया? ओके। फिर है आपका
इन फिगर 5.9 जो आपके पास फिगर दे रखा है, इसमें बोला है ए बी और पी क्यू सेम है और पी क्यू और एक्स वाई सेम है, तो ए बी और एक्स वाई भी सेम हुए ना? क्या बोला गया है आपको? आपको बोला है ए बी, लाइन ए बी इज इक्वल्स टू लाइन ए बी और लाइन पी क्यू सेम है, और आपको बोला गया है लाइन पी क्यू और लाइन एक्स वाई भी सेम है, तो ए बी और पी क्यू भी सेम हुआ। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि इसकी हाइट इसके जितनी है, ठीक है, और इसकी हाइट इसके जितनी है, ठीक है। राधिका की हाइट कीर्तिका जितनी है, कीर्तिका की हाइट मनीषा जितनी है, तो राधिका और मनीषा की हाइट भी सेम होगी। अकॉर्डिंग टू व्हाट? विच एक्सियम? फर्स्ट एक्सियम, ठीक है। एक्सियम 1 आज आपको लिखना है और आपको याद नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? Now see guys, question number 4. See, if a point C lies between 2 points A and B, point C lies between 2 points A and B such that your AC equals to BC, then prove that, आपको ये प्रूव करना है AC is half of AB and explain by drawing the figure। तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया कि आपका पॉइंट C जो है वो A और B के बीच में है, लेकिन देखो मतलब समझो, ज्योमेट्री चालू हो रहा है, पर ये तो हल्का फुल्का ज्योमेट्री है, कुछ खास नहीं है। सेकेंड टर्म का ज्योमेट्री आएगा ना, उसमें मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है। पर अच्छा है कि सेकेंड टर्म के बाद थोड़ी ठंडी वंडी आ जाती है तो आपका थोड़ा ध्यान रहता है। ऐसी गर्मी में वो ज्योमेट्री अगर होता ना, तो आपका बिल्कुल वैसे भी मतलब ज्योमेट्री जैसा पता चलेगा, आपको फील करोगे कि सेकेंड टर्म का मैथ्स कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे प्रूव दैट है। प्रूव दैट से हम लोग बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है, हर बात में रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा आपका, और एक जैसा प्रूव दैट नहीं है कि आपको एक सम सिखा दिया तो 10 सम उससे ही हो जाएंगे। आपको हर बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर भी मैं सम ख़त्म कर सकता हूँ आपको लॉजिक न बता के, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आप सोचना चालू करो। देखो आज पहले इन्होंने बोला कि पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि जो बीच में है वो एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे होगा। आज तुम जो 3 जने बैठे हो, तो जो बीच वाला बैठा है ज़रूरी है कि वो यहाँ से और यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर में बैठा हो। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा जगह भी हो सकती है, बराबर। तो सी अगर ए और बी के बीच में बैठा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि सी का डिस्टेंस ए और बी से इक्वल हो, वो आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी का मतलब होता है ए से लेके डिस्टेंस सी तक का, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी को मैथ्स में ए सी कहा जाता है, और वो कैपिटल लेटर होने चाहिए। ए सी का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम, ये ए है, ठीक है, ध्रुनील ए है, ये नंद सी है, ठीक है। ध्रुनील से लेके सी तक का डिस्टेंस, इसको ए सी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। उसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी मतलब यहाँ से यहाँ तक बराबर, और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कब होंगे भाई? जब सी एग्जैक्टली ए और बी के बीच में होगा, बराबर। सी जो है वो एग्जैक्टली ए और बी के बीच में होगा, तब ए सी और बी सी सेम होंगे। तो ये अपने पास दिया हुआ है ए सी और ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यहीं से आपको स्टार्ट करना। लेकिन आपको प्रूव क्या करना है? देखो हमेशा याद रखना, जैसे आप घर से निकल रहे हो, पैदल चल रहे हो, लेकिन भाई क्यों चल रहे हो? कहीं जाना होगा, तो दिमाग में जब कहाँ जाना ये सोच ही नहीं रहे हो तो पैदल चलते जाओगे। काफ़ी बार होता है ऐसा कि दुकान पीछे चले गई, हम आगे निकल गए, कुछ और सोच रहे हैं। ऐसा हुआ है कभी कि आप गाड़ी लेके भी निकले हो या साइकिल लेके निकले हो, मम्मी ने बोला था ब्रेड लेके आना, चलती जा रही है, आगे पहुंच गए, फिर ध्यान आया अरे ब्रेड लेना हो, तो दुकान पीछे चली गई, ठीक है। तो हमेशा, ये क्यों बोल रहा हूँ, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, आप सम भले करते जाओगे, लेकिन आप ये भी तो ध्यान दो प्रूव क्या करना है, उसके साथ कनेक्शन बिठाओ कि आपको प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव करना है ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। अब ए सी कहाँ है? ये रहा ए सी। ए बी कहाँ है? ये रहा ए बी।
तो AC जो है वो AB का आधा है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आप दोनों तरफ सेम चीज देखो, ये AC लिखा हुआ है, ये BC लिखा हुआ है। अगर मैं AC के साथ AC प्लस कर दूं और BC के साथ भी अगर मैं AC प्लस करूं तो क्या बन जाएगा, देखो मैंने दोनों तरफ ऑलरेडी ये इक्वल थे, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। तो देखो इक्वल्स मैंने दोनों तरफ सेम चीज ऐड की, और किसके साथ ऐड की, इक्वल के साथ, क्योंकि ऑलरेडी AC और BC इक्वल में है, उसके साथ मैंने दोनों तरफ इक्वल चीज ऐड की, AC, ठीक है। तो AC प्लस AC क्या हो गया, और BC प्लस AC, यहाँ पे देखो BC और AC क्या बन जाएगा, ये BC इतना, ये AC इतना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा AB। यही नहीं समझ में आता है बच्चों को, लेकिन बहुत सिंपल है भाई। AC कहाँ है, ये रहा AC, AC यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर इसके साथ आपको प्लस करना है BC, तो AC के साथ जब BC ये भी ऐड कर दोगे, ये AC ये BC, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल AC अगर 2 डिस्टेंस है और BC अगर 3 डिस्टेंस है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो ये 5 कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ। फिगर में नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिगर में देखो AC और BC, ये रहा, AC और BC को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, AB, वही मैंने लिखा है, देखो समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे आपको ये कौन सा था, एक्सियम कौन सा था, एक्सियम 2, और ये क्या हो रहा है, ये कोइंसाइड हो गया ना। आपने AC प्लस BC के साथ क्या लिखा, AB लिख दिया। आपने AC प्लस BC की जगह अगर देखो मैं बोलता हूँ ये AB है, ये AB है, ठीक है, और AB के अंदर आपका AC और BC आ गया बराबर। तो AB क्या कर रहा है, AB AC और BC को कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। अगर मैं AB लिख रहा हूँ तो AB के अंदर AC और BC दोनों आ गया ना, ठीक है। क्योंकि देखो पहले आपकी AC की लाइन ये रही, ये AC की लाइन, और यहाँ से लेके ये BC की लाइन, इन दोनों को प्लस करने पर एक ही लाइन बन रही है ना, और वो लाइन कौन सी है, AB। तो जब मैं AB की लाइन बना रहा हूँ ना, इसके अंदर AC और BC दोनों आ गया, और AB क्या कर रहा है, AC और BC को कवर कर रहा है। कवर मतलब कोइंसाइड, समझ में आया। तो यहाँ पे ये कौन सा एक्सियम हो गया, एक्सियम 4, पक्का आज लिखना है आपको, एक्सियम 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें कोइंसाइड वाला पॉइंट था ना। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AC इज हाफ ऑफ AB। क्या आपको क्वेश्चन में AC AB दिख रहा है, यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे खाली AC चाहिए अपने को बराबर, ये 2 नहीं चाहिए ना, और यहाँ पे 2 डिवाइड में चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे। आप क्या कर दोगे, आप दोनों तरफ 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 कट गया AC, और ये हाफ आगे ले लो, ठीक है। ये कौन सा एक्सियम हो गया, हाफ कर दिया ना हमने, 7, ठीक है। ये हो गया एक्सियम, हो गया, समझ में आया। देखो जो हम सिंपल मैथ्स करते थे ना, उसके अकॉर्डिंग में मैं करवा सकता था। मैं बोल सकता था देखो ये 2AC है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इक्वेशन में करते थे ना। यहाँ पे 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो भी प्रूव हो जाता। लेकिन वो करता तो फिर ये एक्सियम यूज़ नहीं होता, ठीक है। एक्सियम यूज़ करना है तो आपको दोनों तरफ हाफ हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने ले लिया AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ AC प्लस कर दिया। देखो जब तक आप समझो ना, तब तक आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हो। जब तक आप फिगर का और इसका कॉम्बिनेशन नहीं बिठाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये किया क्यों हमने, AC प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड आपको AB चाहिए था और आपके पास क्वेश्चन में खाली BC है,
BC को आप AB लिख नहीं सकते हो क्योंकि AB यहां से यहां तक है, तो आप BC के साथ क्या ऐड करोगे? अब यहाँ पे AC ऐड करोगे तो यहाँ पे भी AC ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू के दोनों साइड सेम चीजें चाहिए होती है, समझे? तो एक्चुअली सम कहाँ से चालू करना है? अगर आपको लॉजिकली करना है तो आप पहले इस साइड आ जाओ। आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे सर AB चाहिए हमको, तो राइट साइड, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड भी तो फिर भी आपको AC दिख रहा है, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं करोगे। ये क्वेश्चन ये प्रूव करना है, इन दोनों को कंपेयर करो। आप बोलोगे सर यहाँ पे AC था, चलो यहाँ पे तो AC है, लेकिन यहाँ पे तो A भी है सर, यहाँ पे तो BC दिया हुआ है, तो आप फिगर पे आओ। फिगर पे आपको देखो BC यहाँ पे है लेकिन AB तो यहाँ से यहाँ तक है, तो BC के साथ क्या ऐड करूं मैं? तो BC के साथ मैंने यहाँ पे AC ऐड किया, तो यहाँ पे भी AC ऐड करना पड़ेगा, दोनों जगह सेम ऐड किया, एक्सियम 2। अब इसको सॉल्व करो भाई, AC प्लस AC सीधी सी बात है 2AC, और BC प्लस AC यहां से देखना पड़ेगा, BC और AC क्या है? AB है, आ गया AB। फिर से इसको कंपेयर करो इसके साथ, भाई हमको यहाँ पे सिर्फ AC चाहिए, 2 नहीं चाहिए, और यहाँ पे नीचे हाफ चाहिए, मतलब 2 चाहिए, तो हमने दोनों को हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 कट गया, ये हो गया प्रूव अकॉर्डिंग टू एक्सियम 7। क्लियर? नाउ सी गाइस, फोर्थ सम में आपके पास ऑलरेडी फिगर दे रखा है और उसके ऊपर 4 पॉइंट है इस लाइन में, A B C D। यहाँ ध्यान दो, पूरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आपका जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड अ गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन मैथ्स में इसको ज्योमेट्री में गिवन बोलते हैं। गिवन मतलब जो दिया हुआ है उसको गिवन बोलते हैं। व्हाट यू हैव गिवन, वी हैव AC एंड BD, AC इज इक्वल्स टू BD। नाउ वेयर इज AC, वेयर इज BD? और आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है दैट AB और CD सेम है। अब आपके पास AC है, AC आपको दिख रहा है कोइंसाइड कर रहा है। AB क्या? AC A से लेके C तक दो चीजें आ रही है, AB एंड, तो क्या मैं AC की जगह AB प्लस BC लिख सकता हूं? और BD भी कोइंसाइड कर रहा है, किसको? BC और CD को, तो मैं BC प्लस CD लिख सकता हूं। अब अगेन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां पे लिखो एक्सियम 1 कहाँ है भैया? नहीं, यहाँ पे वो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे तो कोइंसाइड वाली पॉइंट हो रही है ना, ठीक है? अब देखो, अब दोनों तरफ BC BC देख रहा है। देखो अगर सिंपल मैथ्स करें तो सम हो जाएगा। अभी ये BC अगर इस तरफ जाए तो BC BC कट जाएगा, तो क्या बचेगा? AB और CD, आ गया आंसर। लेकिन हमको वैसे मैथ्स के तरफ करेंगे तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक्सियम यूज नहीं होगा। आपको क्या चाहिए? आपको दोनों तरफ से CD CD हटा देना है, तो आपको दोनों तरफ से आपको BC BC, तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? अब BC BC हटाने का मतलब दोनों तरफ BC BC माइनस कर देना। तो AB प्लस BC जो लिखा हुआ है वहां पे BC माइनस कर दो, और BC प्लस CD में से भी क्या कर दोगे? तो दोनों तरफ से BC BC गया, और ये हमने क्या किया? एक्सियम 3 किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वल फ्रॉम इक्वल, ठीक है? तो ये BC BC कट गया, BC BC कट गया, तो क्या बच गया? हो गया प्रूफ, खत्म, ठीक है?